बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम मुनीब टिप स्टूडियोज उस्ताद मोहतरम अल मारूफ। और जनाब हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 3 पर। हमने शुरू किया हुआ है फुल सिलेबस 9 क्लास। आपको पता है पुरानी किताब जो है, जो उससे पहले किताब थी, वो तकरीबन यही थी, लेकिन सिलेबस स्मार्ट था। अब फुल सिलेबस है, इसलिए फिर मैं अब मुकम्मल वीडियोस बना रहा हूँ। लॉन्ग की अलहदा मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक्स्ट्रा शॉर्ट की बाद में बनूंगा और एक्सरसाइजों की आपके सामने पेश खिदमत। चैप्टर नंबर 3 इंतहाई दिलचस्प और शानदार चैप्टर। इस साल भी स्कीम के मुताबिक इसमें से पूरा लॉन्ग आया था। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, 3 एमसीक्यू आए थे। इस चैप्टर में से भी 21 मार्क्स का पेपर आया था। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लैंड एंड एनवायरनमेंट, ज़मीन और माहौल। तो ज़मीन और माहौल में जनाब पहले तो पाकिस्तान के मलबे वकूअ की अहमियत पढ़ेंगे, फिर फिज़िकल फीचर पढ़ेंगे, पहाड़ शाड़ और सारा कुछ है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, 8 सफ़ों का आपको मैं बताऊंगा इसमें से करना क्या। हमने सिर्फ प्लेटो पढ़ना है और प्लेन्स पढ़ने हैं, बस, बाकी ज़रूरत नहीं है। फिर अब वाह वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इंतहाई अहम है। उसके बाद ग्लेशियर, बहुत अहम सवाल, रिवर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जंगलात और उनकी अहमियत पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ आपकी मर्ज़ी है, ये अमूमन बच्चों की मर्ज़ी पे मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एक्साइज का लॉन्ग नहीं है। उसके बाद मेजर नेचर रीजन, ये अमूमन बच्चे कोई नहीं तैयार करते। और अहम सवाल पर उसके बाद हम करेंगे पाकिस्तान के जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, आलूदगियाँ, उनकी इकसाम। और उसके बाद ये सी मथोर वगैरह, जंगलात हो गया, और पानी, ज़मीन, नबातात को कैसे बचाया जा सकता है, वो टॉपिक करेंगे। मगर उससे पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। इन समर सीजन, गर्मियों में जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं उनका टेम्परेचर कितना रहता है, औसत बताया जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहती है। पाकिस्तान का रकबा जो कि दुरुस्त नहीं है, मगर किताब पे यही लिखा हुआ है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। 796,096 मुरबा किलोमीटर, 7,96,000 से 95। वैसे आजकल अगर आप नेट पे चेक करें हुकूमत की अपनी साइट पे भी, तो तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा रकबा बनता है। केटू को कराक्रम का पहाड़ है, और पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी जो है वो केटू ही है, और वो कोह कराक्रम की भी सबसे बुलंद चोटी है। वैसे दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि कोह हिमालय में वाक़ है, जिसका नेपाल में मिलता है। दुनिया कहती है जी कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपके मुल्क का 25% हिस्सा जंगलात पर होना चाहिए। हमारा माशाल्लाह 25 तो नहीं है, पूरा 5% ज़रूर है, और वो भी तेज़ी के साथ कम किया जा रहा है। नागा पर्वत, किलर माउंटेन, इसकी बुलंदी है 8,126 मीटर। ये भी को हिमालय की है, और ये पाकिस्तान में वाक़ है, चला से आगे। फेरी मीडो, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो कि इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। रोशनी का शहर, द सिटी ऑफ लाइट। पाकिस्तान है चाइना इन द नॉर्थ, पाकिस्तान के शुमाल में चाइना वाक़ है। साचीन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मैनी है जंगली गुलाब, वाइल्ड रोज़। आपने स्ट्रिंग का बड़ा मशहूर सुना होगा, डेजर्ट रोज़, ये वाइल्ड रोज़ हैं। द रिवर इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, दुनिया के चंद नजीम दरियाओं में से एक। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, पाकिस्तान में सिर्फ 5% रकबे पे जंगलात हैं। स्मोक, धुएं और स्मोक का मिक्सचर होता है। मौसम शुरू हो गया स्मोक का, तैयारियां पकड़ लें बड़े शहर, खास करके लाहौर, फैसलाबाद। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। त्रिशमीर को हिंदू कुश की बुलंद तरीन चोटी है पाकिस्तान में, ये भी 8,000 मीटर से बुलंद है। एयर पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की वजह से होती है। सल्फर जो गाड़ियों का धुआं शुआ है वो होता है। गवादर बलोचिस्तान में वाक़ है, और रिवर जेलम पे मंगला डैम बनाया गया था। शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म लोकेशन, इसकी तारीफ जनाब करें। और उर्दू वाली किताब को तो मैंने बता दी, इंग्लिश वाली किताब के बिल्कुल आखिर में लिखी हुई है, पेज नंबर 109 पे लिखी हुई है जी, बिल्कुल एंड पे, जिसमें बिब्लोग्राफी है। तो ये है लोकेशन की डेफिनेशन। अ प्लेस और पोजीशन, लोकेशन इज़ द प्लेस जिसमें किसी भी ख़ास इलाके या जगह को, एब्सोल्यूट लोकेशन एग्जैक्ट प्लेस है जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से मालूम किए जा सके, उस जगह का मल्ले वकू कहलाता है। उर्दू वाली किताब में ये डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई, इंग्लिश वालों में लिखी हुई है, तो ये मैंने फिर उर्दू में तर्जमा करके उनको लिखा दी थी। नेम द 4 नेचुरल रीजन, बहुत से बच्चे समझते हैं शायद ये लोकेशन ऑफ पाकिस्तान पूछी गई है, ऐसा नहीं है। नेम द 4 नेचर, पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम लिखे हैं। वैसे 5 हैं, तो हम 5 ही याद कर लेते हैं। पेज नंबर 81 पे ये जनाब नेचर रीजन। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 नेचर रीजन। प्लेन रीजन मैदानी इलाके हैं, डेजर्ट हमारे सहरा हैं, कोस्टल साहिली पट्टी है,
मरतूब और नीम मरतूब ना खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी इलाका है। उसके बाद मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी इलाके हैं। पांचों नाम याद कर लें। वाटर लॉगिंग साइंटिस्ट सीम और थोर की डेफिनेशन बता दें, पेज नंबर 89। तबाहकुन बीमारी है फसलों की और खेतों की। ये जी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, पेज नंबर 89 आ गया। पहले डेफिनेशन सैलिनिटी की मेरे साथ साथ चलना है। व्हेन द वाटर लेवल इज इन द एरिया अप टू 5, जब ज़मीन पर पानी का लेवल 1 मीटर तक पहुंच जाता है तो जो निमकियात हैं वो सतह पर आ जाते हैं पानी के साथ। पानी तो बुखारात बन के उड़ जाता है, लेकिन पीछे जो निमकियात छोड़ जाता है वो तबाह कर देती है फसल को। आपने सफ़ेद रंग देखा होगा ग्राउंड मैदानों में। इसकी वजह से जो ज़मीन है वो फिर अनकल्टिवेटेबल हो जाती है और खुश्क हो जाती है, बंजर हो जाती है, काश के काबिल नहीं रहती, क्योंकि निमकियात की वजह से जो फसल है वो गल जाती है। इस सूरत हाल को वाटर लॉगिंग का नाम दिया गया है। उसके बाद आगे डेफिनेशन कलर की नहीं बताएगी। सेलिन जिसको कहते हैं, सेलन आ गई है। असल में लफ्ज़ इंग्लिश है जिसको सेलन कहते हैं, हम लोग सेलाइन भी कहते हैं। सेलन लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ है। उर्दू में इसको कहते हैं सेम आ गई है जी, ये वही चीज़ है, लेकिन हमने बतानी है दूसरा सा सैलिनिटी क्या होती है। बाद दफ़ा लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी मसामों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर फिर ज़मीन दलदल बन जाती है। पानी सूखती नहीं है तो दलदल स्वैप हो जाती है। इस सिचुएशन को सैलिनिटी कहते हैं। दोनों सूरतें ज़मीन के दबाव, अगर पानी खुश्क हो जाए तो कलर छोड़ देता है, वो तबाही, और अगर खुश्क ना हो ज़मीन दलदल बन जाए तो तब तबाही। इंडिकेट कोई भी दो बेनिफिट्स बताएं। अहमियत जंगलात के दो नहीं बताने, 4 बता देते हैं। पेज नंबर 78, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा दी हुए हैं। लो जी, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आ गया। पॉइंट नंबर 3 छोटा है। जंगलात से लकड़ी असद जो फर्नीचर बनाने के काम आती है, कारोबार के लिए होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आसान है। मेडिसन जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं। उसके बाद जानवरों परिंदों के लिए, चरिंद परिंद के लिए बहुत अहम है, वाइल्ड लाइफ के लिए पॉइंट 11 है। और जंगलात से में जनाब कई किस्म का फ्रूट और जानवरों के लिए चारा वारा मिलता है। तो ये 4 पॉइंट का लें, 11वां 12वां 9वां और तीसरा का लें। पाकिस्तान के 3 ग्लेशियर के नाम बताएं। फिर 3 ग्लेशियर, 4 के नाम देखते हैं। पेज नंबर 73। पहला ग्लेशियर आ गया जी सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है पाकिस्तान का, जो 70 किलोमीटर लंबा है। ये बर्फ़ है जनाब, बर्फ़, ग्लेशियर बर्फ़ होती है। 70 किलोमीटर लंबी बर्फ़ है, अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद बलतोलो ग्लेशियर है 62 किलोमीटर। K2 पीक के बिल्कुल साथ है, इसी के ऊपर K2 पीक है। और इसी को जब आप पार करेंगे तो ऊपर वाला जो आखिरी कोना है वो आपको ग्लेशियर नज़र आएगा। वो ग्लेशियर वो पहाड़ है, उसके नीचे सारा ग्लेशियर, क्यों जाहिर बात है ढलान से बर्फ़ नीचे गिर जाती है तो ये फिर सारी बर्फ़ बन जाती है, पहाड़ पूरा बन जाता है। फिर बटूरा ग्लेशियर है 54 किलोमीटर लंबा है, गिलगित में वाक़ है। फिर ब्याफो ग्लेशियर है 63 किलोमीटर बड़ा है, कराक्रम में है। हिस्पर ग्लेशियर हुंजा वैली के पास है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ हिस्पर ग्लेशियर है जो कि नॉर्दर्न एरिया में ही है, हुंजा में, और ये 49 किलोमीटर लंबा है। जो दरियाए हिस्पर है वो इस अमूमन जो जितने दरिया होते हैं छोटे, ये जाहिर बात है बर्फ़ पिघलने से वजूद मारते हैं। साचीन जो पानी है वो दरिया सिंध में गिरता है वहाँ पर। अगला सवाल है कि कोई से 2 वजूहात बताएं कि पानी को पोल्यूशन से बचा कर कैसे यूज़ करें। पेज 87। एक पॉइंट बुक पे दिए हुए है, एक पॉइंट उस्ताद मोहतरम खुद बताने जा रहे हैं। ये पेज 7, यानी पानी को आलूदगी से कैसे बचा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एक पॉइंट बुक पे लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन, पानी को आलूदगी से बचाने के लिए वेस्ट वाटर को फैक्ट्री में जो गंदा पानी इस्तेमाल होता है उसको पहले फ़िल्टर कर लेना चाहिए। फ़िल्टर करने के बाद इसको फिर दरियाओं में या समुद्रों में डाल लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आप अपने पास से बताएंगे कि पानी को इस्तेमाल करने के लिए जरासीम कुछ अद्वियात या उबाल कर उसको साफ़ कर लेना चाहिए और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी पानी को इस्तेमाल करने से पहले जरासीम कुछ अद्वियात या उबाल कर उसको जरासीमों से पाक कर लेना चाहिए और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। एक पॉइंट वो हो गया और एक पॉइंट आपकी किताब पे लिखा हुआ है।
पाकिस्तान में नहरों की इकसाम बताएं। 4 नहरें हैं, चारों बताते हैं। पेज नंबर 77। नंबर 1 है फ्लड कैनाल्स, सैलाबी नहरें जो सिर्फ सैलाब के दिनों में खोली जाती हैं। फिर पेरिनल जो पूरा साल चलती हैं। दरिया चनाब जिनों से निकलने वाली नहरें पेरिनल कैनाल्स हैं। उसके बाद नॉन गैर दायमी जो 6 महीने चलती हैं, जिनको शुष्माई नहरें भी कहते हैं। और लिंक कैनाल्स हैं जो आपस में दरियाओं को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि सतलज, रावी और ब्यास इंडिया को चले गए थे, तो फिर उनके इलाकों में जो था पानी नहीं था, तो फिर सराब तो ज़मीन होनी है। बावलपुर का इलाका हो गया आपका, उसके बाद इंडिया की तरफ जो हमारा पंजाब है वो हो गया। तो फिर हमारे इन 3 दरियाओं का पानी, चनाब, रावी और झेलम का पानी, इन दरियाओं में डालने के लिए 7 लिंक कैनाल्स बनाए गए। ये 7 राब्ता नहरें हैं। इनके नाम हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक में। ये मैट्रिक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान की राब्ता नहरों के नाम बताएं। एक सवाल रह गया जी, डिफाइन द टर्म डिजर्टिफिकेशन, सराजदगी से क्या मुराद है। पेज नंबर 88। आई अपोलोजाइज। जी शक्ल आपने देख ली तो समझ आ गई कि बैरन लैंड, बंजर ज़मीन, सराजदगी हो गया जी। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, गैदरिंग ऑफ कैटल, बार बार एक फसल उगाना, कटिंग ऑफ जंगलात को काट देना, ख़त्म कर देना, और ग्रोइंग द सेम, एक ही फसल को ज़मीन पर बार बार उगाना, ये सब चीज़ें मिलकर मवेशियों का चरना, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, ये ज़मीन की ताकत को ऐसा ऐसा ख़त्म करके उसको बंजर कर देते हैं। तस्वीर आपके सामने है। तो फिर वो जनाब ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है, फसल के काश नहीं रहती। इस तमाम प्रोसेस जिसमें ज़मीन को बेकार किया जा रहा है उसको डेजर्टिफिकेशन, सराजदगी कहते हैं। डेजर्ट और चीज़ें वो होते ही सरा है, लेकिन ज़मीन भी सरा बनती जा रही है, वो इन वजूहात की वजह से बनती जा रही है। ये दोनों सवाल एक ही टॉपिक के अंदर है। वो टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव में दोनों सवाल हैं। पहले ऊपर वाला करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अकरिंग ड्यू टू राइजिंग, जब ज़मीन का टेम्परेचर गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये नहीं पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ये पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग से, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी क्या आगे असरात क्या हो रहे हैं, राइजिंग अर्थ टेम्परेचर क्या असरात हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का पूछा गया है। पेज 88। इसी से ऊपर वाला टॉपिक है जी। ये जनाब इसका जवाब है। क्लाइमेट चेंजिंग इज अकरिंग बाय वे ऑफ डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश में कमी हो रही है। एक्सेसिव, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के हालात देख लें, सैलाब आ रहे हैं, दरमियानी अरसा बारिश का कम हो गया। ये तमाम चीज़ें मिलकर ज़राअत को बुरी तरह तबाह कर रही हैं। तो ये जवाब था कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इन तमाम वजह से ना सिर्फ ज़मीन का माहौल ख़राब हो रहा है, बल्कि ज़मीन टेम्परेचर गर्म हो रही है, जिसकी वजह से तो असल में रीज़न बताई गई है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये जो ऊपर वाले दोनों टॉपिक हैं वो जनाब असल में सवाल का जवाब है। अगले का तो मैं ये फ़िलहाल मिटा देता हूँ ताकि मिक्स ना कर दें आप। अब आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 वजूहात बताएं, डिसएडवांटेज बताएं, जंगलात के काटने के 2 नुकसानात बता दें। पेज 88 पे। तो एक बिल्कुल ये शुरू पे है, मैंने पहले से ही करके रखा है इसको हाईलाइट। फॉरेस्ट आर द ओनली सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, दुनिया में ऑक्सीजन फराहम करने का सबसे बड़ा या वाहिद ज़रिया जंगलात हैं। आपको पता है दुनिया के फेफड़े कहा जाता है अमेज़न फॉरेस्ट को, जो दुनिया की 3 हिस्से ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। बट अनकंट्रोल, लेकिन जब आप इसको तबाह करते जाएंगे जंगलात को, तो ऑक्सीजन की कमी पैदा जाएगी, जिसकी वजह से फ़ज़ा में कुछ और गैसेस मसलन कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो जाएगा, जिससे ज़मीन गर्म हो जाएगी। आगे फिर वही सवाल शुरू हो जाएगा, होता क्या है। दूसरा पॉइंट ये नीचे है, जंगलात को काटने से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी, स्पीशीज़ महदूम होती जा रही हैं। और इस तरह जनाब आपकी जो क्योंकि उनके मसाकन की तबाही हो रही है, तो बहुत सी जो है ना वो चीज़ें आप पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है उनकी कमी से जानवरों को नुकसान होता जा रहा है और वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ मीन बाय रीफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है। पुरानी जगह पर जंगलात को दोबारा उगाना, उसी जगह पर न्यू फॉरेस्ट को इन प्लेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसको रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी जहाँ पर जंगलात काट दिए गए थे वहाँ पर दोबारा पौधे लगा के उगाने शुरू कर दें, उसको रीफॉरेस्टेशन कहा जाता है। लॉन्ग सवाल शुरू करें जी। पहला लॉन्ग सवाल है, पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत बता दें। पेज नंबर 59-60 जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था। ले जी यहाँ से जनाब पहले तो एक लाइन बतानी है। ये अब लॉन्ग शुरू हो रहा है, लॉन्ग में एक लाइन यहाँ से बतानी है,
पाकिस्तान बराज़म एशिया में वाक़ है। ये जनूबी एशिया का अहम मुल्क है। उसके बाद आगे चल जाएँ, यहाँ से बता दें जोग्राफिकली असल में यहाँ से शुरू हो रहा है। जोग्राफियाई मल वक़ूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल शुमाली, 61 से 17 दर्जे तूल बल मशरक़ में वाक़ है। पाकिस्तान के शुमाल में चाइना, ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों जनूब में हैं। इंडिया पाकिस्तान के मशरक़ में है और जनूब में बहीर अरब वाक़ है। उसके बाद शुरू कर देनी है इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। तो यहाँ से पहले चाइना की आ जाएगी, उसके बाद जनाब आपकी आ जाएगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की आ जाएगी, अफ़गानिस्तान की आ जाएगी, उसके बाद इंडिया और बाकी मुल्कों की आ जाएगी, अरेबियन सी आ जाएगी, तेल पैदा करने खलीजी ममालिक की बात हो रही है, जनूबी एशियाई ममालिक की बात हो रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम की बात हो रही है और श्रीलंका तक आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब जनाब बात समझने वाली शुरू होगी है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सवाल एक्सप्लेन फिज़िकल फीचर, जो कि 8 सफ़े पर मुश्तमिल है, मगर ये सवाल तैयार ऐसे नहीं करना। ये सवाल कभी बोर्ड में पूरा का पूरा नहीं आया। ये सवाल शुरू यहाँ से हो रहा है मगर ये पूरा नहीं आया। आपने सिर्फ क्या करना है, जो इसके अंदर से 2 टॉपिक पूछे गए हैं आपने वो 2 तैयार करने हैं। तो यानी इस बड़े सवाल को तोड़कर हमारे अब 2 सवाल बन जाएंगे। एक सवाल बन जाएगा प्लेटो सतह मुर्तफ़ा क्या होती है और दूसरा सवाल बन जाएगा प्लेन्स मैदानी इलाके में, दोनों में निशान लगवा रहा हूँ। तो पहला जो लॉन्ग सवाल इस टॉपिक से बनेगा वो जनाब है पाकिस्तान की प्लेन्स। इसको पढ़ना ज़रूर है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बहुत आते हैं। ये जी पहला लॉन्ग इसको ये बना दें, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों पर नोट इस साल बोर्ड में आ चुका है। अच्छा, इस साल ये दोनों सवाल बोर्ड में है, ये भी और सतह मुर्तफ़ा भी। उसके बाद प्लेन की इकसाम बता दें, पहले साहिली इलाके आगे कोस्टल प्लेन, उसके बाद हमारे जनाब डेजर्ट आगे दूसरे, और ये सवाल आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। यहीं से अब अगला लॉन्ग सवाल शुरू कर दें, प्लेटो सतह मुर्तफ़ा क्या होती है। उम्मीद आपको समझ अब आ गई है। ये बड़ा सवाल को हमने तोड़कर 2 छोटे सवालों में डिवाइड कर दिया और पहाड़ी इलाके छोड़ दिए, प्लेटो का सवाल बना दिया। ये उसकी इकसाम आ गई, पटवार प्लेटो आ गई हमारे वाली, और उसके बाद बलूचिस्तान प्लेटो आ गई। तो ये सवाल आपका यहाँ पर अब लॉन्ग ख़त्म हो रहा है। तो ये 2 लॉन्ग बन गए बाप के। तो अब यानी हमारा एक लॉन्ग समझे आप एक्सरसाइज का बढ़ गया। अगला लॉन्ग है जी, पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और इंसानों पर क्या असरात हैं। अब ये सवाल भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ, इसी के आगे है। इस सवाल में आपने ये करना जनाब, पहले तो डेफिनेशन बतानी है कि आबो हवा से क्या मुराद है। ये क्लाइमेट्स को कहते हैं, ये जिसको आप कहते हैं ना आज मौसम बड़ा अच्छा है, ये वेदर होता है। लेकिन जब आप आबो हवा की बात करते हैं ओवरऑल एक जनरल बात की जा रही है। उसके बाद बताना है कि मौसम आज का, फिर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, बारिश, ह्यूमिडिटी, सारा कुछ मिलाकर, और पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है क्लाइमेट। ये नाम बताने हैं, 1 2 3 4 नाम बताने के बाद आगे जनाब नक्शा नहीं बनाना और इनकी डिटेल नहीं बतानी। ये भी नहीं बताना पैराग्राफ, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना और ये भी नहीं बताना। सीधा सीधा आपने इम्पैक्ट पर आ जाना है, क्योंकि असल में हमारा सवाल इम्पैक्ट पूछा गया है। तो 4 पॉइंट्स ये बताने के बाद, डेफिनेशन बताने के बाद आपने सीधा सीधा जनाब आ जाना है। पंजाबी में कहते हैं ना सीधा सीधा आ जाओ। पहले इंसानों पर आ गया, ये लंबा सवाल है और ये बोर्ड में बहुत मरतबा आ चुका है। उसके बाद पहाड़ी इलाकों की है, मैदानी इलाकों की है, क्लाइमेट है। उसके बाद सराई इलाकों में आबो हवा कैसे होती है, और उसके बाद जनाब बलूचिस्तान प्लेटो में कैसी आबो हवा है, और साथ ही सवाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये सवाल ठीक ठाक बड़ा बन जाएगा, तो फुल कुल नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल इस चैप्टर में बहुत हैं, जैसे ग्लेशियर, दरियाई निज़ाम, और उन सब की मैं अलहदा वीडियोज़ आज से कई महीने पहले बना चुका हूँ। दुनिया देख रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं देख रहे, उसको सर्च करें। लो जी, वाटर लॉगिंग, सैनिटरी। अच्छा, ये लफ्ज़ डिजर्टिफिकेशन नहीं है, ये असल में इसके बजाय डिफॉरेस्टेशन का लफ्ज़ है, क्योंकि उर्दू की किताब में डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है, तो पेपर अमूमन उर्दू किताब सामने रख के बनाया जाता है, इसलिए डिजर्टिफिकेशन तो हमारा ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन था, मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो आप इसको डिफॉरेस्टेशन के तौर पर तैयार करें। आपको मैं निशान लगा देता हूँ, पेज 88 से 89 तक। ये जी, ये डिजर्टिफिकेशन आपने नहीं करनी, आपने ये वाला सवाल करना है। इसको डिफॉरेस्टेशन हो गया, मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है। एक ये पूरा टॉपिक हो गया, इसमें वो सारे शॉर्ट भी शामिल हो जाएंगे यहाँ तक, हैबिटेट तक। उसके बाद जनाब आपने वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी शुरू कर देनी है। इसके अंदर भी दोनों शॉर्ट कवर हो जाएंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ दोनों शॉर्ट। और इसमें आगे बताना है कि इसको कैसे बचा जा सकता है,
और यहाँ तक जनाब आपके ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई है कि ये जो टॉपिक थे ये असल में डेजर्टिफिकेशन नहीं था, ये डिफॉरेस्टेशन था। इसी से आगे जो सवाल है वो ये वाला है, जो हमारे चैप्टर का आखिरी सवाल है, एक्सरसाइज का नहीं चैप्टर का, कि पानी, ज़मीन, जंगलात और नबातात और वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, इनकी कंजर्वेशन बताएं। इसी के आगे ये वाला है जी, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज फॉर वाटर, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, फलान डनकान। तो यहाँ से शुरू जाएंगे, पहले पानी, उसके बाद ज़मीन यानी लैंड, उसके बाद वेजिटेशन जंगलात, टर्मिनेशन ये गलत टर्मिनोलॉजी है, फॉरेस्टेशन लिखना चाहिए था, उन्होंने वेजिटेशन लिख दी है, वो तो सब्ज़ी उगाना होता है। और वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक जो है ना ये सवाल आपका आखिरी बनेगा। ये सवाल भी बोर्ड में आ चुका है और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल, दोनों कई दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं। ये दोनों बहुत दफ़ा बोर्ड में आए, मले वकूफ़ वाला कई दफ़ा बोर्ड में सबसे ज़्यादा, अब वाह वाला कई दफ़ा बोर्ड में आया, और ये वाला सवाल भी कई दफ़ा। ये तो इंतहाई अहम सवाल है। और ये दोनों, पोल्यूशन क्या होती है और कितनी किस्म की पोल्यूशन होती है हमारे माहौल को ख़राब कर रही है, बता दें। पेज 85 से 87। ये जनाब डेफिनेशन पहले आ जाए कि पोल्यूशन होती क्या है। और ये डेफिनेशन आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऊपर वाली ज़रूर 3 लाइनें नहीं है। द मिक्सिंग ऑफ कंटेमिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हिच इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो फॉर द अदर क्रिएचर्स इज कॉल्ड environmental pollution, and there are 3 types of environmental pollution: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन है। पहले आ गया जी एयर पोल्यूशन, ये सारी बता दें, तस्वीर नहीं बतानी, स्मोक आने जा रहा है भाई, तैयार हो जाओ। पानी की पोल्यूशन, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं कि पानी को कैसे बचाए आलूदगी से। और ज़मीन, कूड़ा करकट के ढेर मचे हुए हैं जगह जगह, गंद बला, तबाही तबाही है। यहाँ तक के जी ये डिफॉरेस्टेशन से पहले पहले सवाल ख़त्म हो रहे हैं। और आखिरी सवाल, जंगलात की इकसाम और उनकी अहमियत बताएं। ये बोर्ड में पहले सवाल अलहदा आया करते थे, इस दफ़ा एक्साइज ने ये सवाल इकट्ठा बता दिया। तो जनाब जंगलात की इकसाम शुरू हो गई। पहले तो बता दें पाकिस्तान में किस किस्म के जंगलात, किस इलाके में किस तरह के जंगलात पाए जाते हैं। पहले शुमाली इलाकों के जंगलात हो गए, उसके बाद जनाब आपके आगे पेशावर इलाके के मैदानी जंगलात, उसके बाद कोयटा कलात के जंगलात आ गए, उसके बाद हमारे मैदानी इलाकों के जंगलात आ गए। मालबरी, शहतूत वगैरह का जिक्र है, सुंबल, जामन, धरेक, सफ़ेदा, शीशम, पॉपुलर। और उसके बाद इसकी अहमियत क्या है, बड़ी आसान सवाल है, ये चलता जाएगा। अहमियत चलते 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 15 पॉइंट ये। और आखिरी पैराग्राफ की हुकूमत क्या कारी है जंगलात को बढ़ाने में। 2 साल में 2 दफ़ा शजरकारी होती है, फिर जगह जगह इंतहाई सस्ते दामों आपको जंगलात महकमे जंगलात वालों ने नर्सरी बनाकर पौधे दे देते हैं, लेकिन मकसद ये कि लगाने भी तो चाहिए जनाब। और ये सदका जारी है, ज़हन में रखें। मस्जिद बनाना, नेक औलाद छोड़ जाना, और कोई दख्त वगैरह लगा देना, और इस तरह कोई कुआं खोद देना, ये सारे सदका जारी हैं। ये आपको क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा एट नॉमिनल। यहाँ तक तो जनाब उस्ताद मोहतरम को इजाज़त दीजिए। तकरीबन हमारा एंड हो चुका है इस किताब का। आखिरी सबसे छोटा चैप्टर रह गया है ख़वातीन वाला, वुमेन एम्पावरमेंट। उसको भी अभी रगड़ के इंशाल्लाह वीडियोस बना देते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पे सीजू किधर गया भाई, क्यों नहीं वो टूंटा हुई आ गई है। मेरा ख्याल है लैपटॉप थक गया है, चल पड़े। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।